फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है सविंद्र नखाते और आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम के बहुत ही बेसिक परिभाषाएं देखे और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थी। और आज हम पार्ट 2 में भागफल, भाज्य, भाजक के आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामों में आते हैं। जैसे कि हम बचपन में सभी लोग पढ़ते आए हैं। हम जब 5वीं 6वीं क्लास में थे या उससे भी छोटी क्लास में, अगर मैं 42 में 5 का भाग दे रहा हूँ, दोस्तों देखो, यदि मैं 42 में 5 का भाग दे रहा हूँ तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। पूरा तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा और बचेगा क्या है? यहाँ रिमाइंडर 2। तो दोस्तों इसी को हम जब गणित रूप में क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इन सबको क्या क्या कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ? भाजक। ये है भाजक। ये जो 42 जो लिखा है इसको हम भाज्य कहते हैं। 8 जो बचा ये भागफल है और ये जो 2 बचा है इसको हम शेषफल कहते हैं। तो अब जो कंपटीशन में जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, व्यापम वाले, इन जो बचपन में जो हमने पढ़े हैं उस पर आधारित आजकल क्वेश्चन आने लगे जो एग्जामों के लिए बहुत जरूरी। तो पहले हमें इसको जानना है कि होता क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। जब भी हम किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं। जिस पे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम भाज्य कहेंगे, और जितनी बार दिया जा रहा है उसको भागफल कहेंगे। और जो बच जाता है, यदि पूरी तरह भाग गया, यदि ये पूरी तरह भाग चले जाता है तो 0 होता है, और यदि पूरी तरह भाग नहीं गया और जो बच गया उसको हम शेषफल कहते हैं। तो दोस्तों इसी पे आधारित एक वो है। तो दोस्तों देखो, इन्हीं पे एक आधारित कंसेप्ट कहो या फार्मूला बन गया है जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अगर इनको बोला जाए इंग्लिश में क्या कहेंगे तो इसको डिवाइडेंड बोलेंगे, इसको डिवीजर बोलेंगे जिससे भाग दिया जाता है, जो आता है इसको कंटेंट बोलेंगे, और जो बचा है इसको रिमाइंडर बोलेंगे। यदि मैं इनको नाम दे दूं तो जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी क्यू प्लस आर, यानी कहने का मतलब है एक प्रकार का फार्मूला है कि जो भाज्य होता है, जो भाज्य होगा वो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया, मैंने दोस्तों क्या बताया? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। उसी को मैंने अगर भाज्य को ए बोल दिया, भाजक को बी बोल दिया, भागफल को क्यू बोल दिया और शेषफल को आर बोल दिया। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। अब दोस्तों देखो, मैंने इसको कैसे, अभी जो मैंने इसके पहले बताया था कि मैंने जैसे 42 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया था? 8 बार गया था, और रिमाइंडर कितना आया था? 2 आया था। तो देखो इसी पे अगर मैं इस सबको रखूं, इस भाजक को, इस भागफल को और इस शेषफल को रखूं, तो मुझे यहाँ जो प्राप्त होगा ये भाज्य प्राप्त होगा। जैसे देखो, मैंने b की जगह 5 का भाजक था, मैंने बताया था ये भाजक है, भाजक की जगह भाजक यानी b का मान रख दिया 5, भागफल कितना आ गया? 8, और रिमाइंडर कितना? 2। तो देखो 5 8 है 40 प्लस 2 42। तो दोस्तों जब हम किसी भी संख्या को इस टाइप से भाग देते हैं तो इसका जो भी फार्मूला बना है इस पे जब बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम इसी के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। अभी जो इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, किसमें क्या दिया है, उसके बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया यानी जो फार्मूला बताया उस पर रखना है। तो एक बार मैं आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या है? 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 1043 को, दोस्तों देखो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, भागफल आ रहा है 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करो। देखो यहाँ बोल दिया है भाजक ज्ञात करो, तो आपको पता चल गया कि ये जो दिया है ये भाज्य दिया है।
भागफल बोल दिया है भागफल 11, शेषफल बोला तो शेषफल आप डायरेक्ट रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये भाज्य है कि भाज्य निकालना है या भाजक निकालना है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा दोस्तों बस यहां से आपको ध्यान से पढ़ना है, 1043 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक देते हैं, और जिस पे भाग दिया जा रहा है उसको हम भाज्य कहते हैं। जो 1043 है वो क्या है, भाज्य है। तो बस फार्मूले में मान रख दो, भाजक तो निकालना है, ये भाजक, भागफल कितना दिया 11, धन शेषफल कितना दिया 20, बस आपका आंसर। 20 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1043 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 1023 भाजक। अब 20 को इधर ले जाके बच गया 23, 11 आ जाएगा इसके बटे में, 11 से भाग दे तो कितनी बार चल जाएगा 11 9 99 बचा 3, 11 33 यानी 93। आंसर क्या हो जाएगा आपका 93। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाजक ज्ञात करो, हमने भाजक ज्ञात कर ली, लेकिन कैसे ज्ञात किए, जब वो हमारे सामने फार्मूला था जो मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला था उसे थोड़ा सा अलग है। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। ध्यान दो क्या बोला है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, किस में से 1000 में से, कि शेष बची संख्या 1000 में से छोटी संख्या घटा दिए, जो बची शेष संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों हमें बस ये ध्यान देना है कि छोटी से छोटी संख्या घटाना है इससे, जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब यदि मैं 1000 में 19 से भाग दूंगा, यदि 1000 में मैं 19 से भाग दूंगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा होगा, इसीलिए कह रहा है कि उसी शेषफल को अगर मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा, वो 19 से पूरी तरह भाग चले जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि 19 से भाग चले जाए तो 1000 से ऐसी कौन सी संख्या घटाना है, मतलब मैं 19 से 1000 को भाग दूंगा, जो शेषफल आएगा उसी को घटाना है, वही आपका आंसर हो जाए। तो चलो दोस्तों देखो 1000 मैं 19 से भाग दे रहा हूं, आप ऐसा भी भाग दे सकते हो, लेकिन आप भाग दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जब आप एग्जाम में रफ शीट पे करते रहोगे, ऐसे में आप रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे, थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो इसीलिए आपको आसानी होगी, आप इसी टाइप से भाग दो। 19 से भाग दिया मैंने, 19 पाना 95, बच गया कितना 5, उतार लिया 0, 19 दूनी 38, भाग दे दिया, यहाँ से घटा दिया, कितना आ गया 12, शेषफल कितना आ गया 12। यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि अगर मैं 1000 से 12 घटा दूं, 1000 में से 12 घटा दूं तो ये 19 से पूरी तरह भाग चले जाएगा। तो वही बोला है कि कौन सी संख्या घटाना है, तो जिसको शेषफल जो आएगा इससे जो भाग देंगे 1000 को, और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग टाइप का है। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 195 से भाग देने पे 47 शेष बचता है। मेरे को नहीं पता कौन सी संख्या है। क्या कह रहा है, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को, कौन सी संख्या को, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि ये पूछा को इससे भाग देने पे इतना शेष बचता है, तो इस संख्या से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, तो ये जो शेषफल है आप उसी को डायरेक्ट 15 से भाग दे दो, डायरेक्ट 15 से भाग दे दो, तो कितनी बार चले जाएगा, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर 2। तो आंसर आपका यही कहलाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जो शेषफल दिया रहा उसी शेषफल में जिससे भाग देना है उसी से भाग दोगे, आपका आंसर आ जाए। क्या ये कोई याद करने वाली चीज़ है? नहीं दोस्तों। हम क्यों दे रहे हैं उसके शेषफल में डायरेक्ट भाग, इसका एक बेसिक देखो। क्या बोला है, किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या n है, हमने जो इसके पहले जो रूल पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसी पे आधारित है। किसी संख्या को, मतलब n संख्या है, 195 से भाग दे रहे, मतलब भाजक कितना होगा 195, भागफल कितना आ रहा है हमें नहीं पता क्योंकि दिया नहीं है, भागफल क्यूब, शेष कितना बचता है 47 बचता है। तो संख्या क्या आ गई मेरे पास, n बराबर 195 गुणित क्यूब प्लस 47। इस संख्या, अब इसी संख्या को दोस्तों, इसी संख्या को 15 से भाग देने में बोला है ना, इस संख्या को 15 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा। तो देखो 15 से भाग दूंगा, जब भाग दूंगा तो दोनों में भाग बराबर जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि यहाँ धन है तो आधा भाग इसमें आधा भाग इसमें। तो 15 से भाग दोगे तो ये तो कट जा रहा है, 15 एकम 15, अब 15 तिया 45, 13 भाग, लेकिन ये पूरी तरह भाग जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ भाग नहीं जा रहा है। तो 15 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 2। तो देखो दोस्तों हम इसी को ट्रिक कहते हैं कि
जितना भाग जा रहा है इतना नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में डायरेक्ट उसके शेषफल में भाग देते हैं और आंसर आ जाता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप की ट्रिक बनी। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने का मतलब 21 से हम भाग देना है 4508 को, और बोलना है, पूछ रहा है कि समीपतम कौन सी संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इससे भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसी शेषफल में अगर 21 से भाग में क्या जोड़ा जाएगा, जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वही उसकी समीपतम संख्या हो जाएगी। तो चलो दोस्तों देखो, हम दे रहे हैं 4508 में 21 से भाग, क्योंकि इसके समीपतम तो कोई भी संख्या हो सकती है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, इसके साथ 8 9 इससे आगे बहुत सारी संख्या हो सकती है, तो कह नहीं सकते कौन सी संख्या है। तो हमें एग्जैक्ट संख्या निकालना है इसके समीपतम, यानी इसके पास कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः भाग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी संख्या को 21 से भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। 21 को पहले 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 21 दूनी 42, बचा कितना 3, फिर 21 से कम 21, 10 में से 1 गया 9, उतार ली 8। अब फिर 21 में से भाग देंगे। देखो अब यहाँ अगर हमें 21 का पढ़ना नहीं आ रहा है तो पहले हम कोई भी ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करके देख लेंगे कि ज्यादा। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा करूँ, 5 दूनी 10 मतलब 9 से ज्यादा हो रहा है, तो 4 से देखते हैं। 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 14, इसका शेषफल कितना आया 14। अब इससे कैसे पता चलेगा कि इसके समीपतम कौन सी संख्या आ रही है। तो दोस्तों देखो, हम भाग दे रहे हैं 21 से, शेषफल आया 14, अगर 7 और होता, 14 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, 21 से भाग चले जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस 14 में 7 जोड़ रहा हूं, मतलब यहां भी मैं अगर 7 जोड़ दूं, शेषफल में 7 जोड़ने पे पूरा भाग 21 से चले जा रहा है। देखो 14 के में अगर 7 जोड़ रहा हूं तो 21 हो रहा है, और 21 से पूरी तरह भाग जा रहा है। इसीलिए मैं उस 7 को काय में जोड़ूंगा, 4508 जो 4508 है, अगर इसमें भी 7 जोड़ दूं तो 21 से पूरी तरह भाग चले जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 जोड़ दूंगा, ये कितने हो जाएगा 15, 45 15। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 4508 के समीपतम कौन सी संख्या होगी, 4515, जो 21 से पूरी तरह भाग चले जाएगी। एक और चीज, क्या जरूरी है, 14 घटा भी तो सकते हैं। 14 घटा दे, जो शेषफल आया अगर हम उसको घटा दें, जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में करे थे, कह रहे थे ना कौन सी संख्या घटाई जाए जो पूरी तरह भाग चले जाए, तो हम 14 घटा भी देंगे इससे, 4508 में से अगर 14 घटा भी देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जो 21 से भाग चले जाएगा, लेकिन समीपतम नहीं आएगा। तो इसने क्या पूछा है, समीपतम पूछा है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा जो इससे भाग चले जाए, तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। आपने क्लासों में पढ़ा होगा चौथी 5वीं 6वीं में कि 6 अंकों की छोटी छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। देखो, अगर हमें नहीं पता, यदि हमें नहीं पता कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो याद रखो कि बड़ी पूछा तो 9 वाली चीज चलेगी, छोटी पूछा तो 0 वाली चलेगी। 6 पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 अंक आनी चाहिए 1 के साथ। अगर मान लो 6 अंकों की बड़ी पूछता, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते आप, 9 लिख देते 6 बार, ये हो जाती 9 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और छोटी पूछा है तो ये। इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम क्या करेंगे, इसमें 111 से भाग दे देंगे। भाग देंगे इसमें तो जाएगा नहीं, लेकिन हमें इसकी छोटी से छोटी संख्या पूछा है इसके बारे में, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ये कितने हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया, ये तो पूरे कट जाएंगे। तो दोस्तों देखो, अब क्या 100 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 100 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, इसमें 100 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 100 आ गया। तो हम इस भाजक से इस शेषफल को घटा देंगे और बचेगा कितना, इसको घटा दो, बचेगा कितना 11। इसी 11 को अगर मैं इसमें जोड़ दूं, इसी 11 को मैं इसमें जोड़ दूं, इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं, तो ये जो संख्या बची है ये आपका आंसर होगा। क्यों जोड़ा मैंने 11, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ अगर 100 में 11 जोड़ता हूँ तो 111 होता है,
जो 111 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। जब इसमें अगर ये विभक्त हो रही है शेषफल में, तो इसमें भी 11 जोड़ूंगा तो पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। इसलिए पूछा क्या मैं इसको 100 घटा देता, यदि मैं इसमें से 100 घटा दूंगा तो 9 के फॉर्मेट में जाएगी, और जब 9 के फॉर्मेट में कोई भी संख्या आती है तो क्या हो जाती है, बड़ी संख्या आती है। और छोटी संख्या के लिए होना चाहिए 0 0 0 क्या 1 चलना चाहिए। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो दिए हैं ये थोड़े अलग टाइप के हैं। जैसे कैसे हैं, जो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन किए थे, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, उन पे आधारित क्वेश्चन है। जैसे 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो उसके बीच वाली संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है तो उसकी बड़ी संख्या क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए पहले हमें जानना होगा कि प्राकृत संख्याएं और ये क्या होती है, इनकी परिभाषा मैंने पार्ट 1 में दे दिया है। पर देखो यदि अगर कभी प्राकृत संख्या ऐसी पूछा क्रमागत, यहाँ जो क्रमागत शब्द है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार संख्या। जैसे माना कि कोई क्रमागत प्राकृत संख्या पूछा तो मैं क्या करूंगा, x, x+1, x+2 ऐसा चलते रहेगा। आप जैसे देखो यदि मैंने यहाँ 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ x की जगह 1 रख दिया तो यह 2, यहाँ रखा तो 3, ये 1 2 3 कहाँ तक चलेगी, इन्फिनाइट तक चलेगी। तो ये क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। हम उनको क्या मान सकते हैं, x, x+1, x+2। यदि पूछा क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या पूछा तो कुछ नहीं दोस्तों, बस क्या करना है आपको ध्यान देना है, ये इस टाइप से चलेगी। और क्रमागत विषम पूछा, क्रमागत विषम संख्या भी पूछा तो ये भी इसी टाइप से रहेगी। देखो सम संख्या क्या होती है, जो 2 4 6 8 2 से स्टार्ट होती है, जिनमें 2 से भाग चले जाता है। अगर मान लो सम संख्या की बात कर रहे हैं तो मैं x का मान 2 रखूंगा स्टार्टिंग, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 है, 2 का मान रखा है 2, यहाँ 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4, ये 6, इसी तरह ये चालू हो जाएगी। विषम संख्या, विषम संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है। x का मान 1 रखूंगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ रखूंगा तो 2 और 1 3, यहाँ रखूंगा तो 5, ये इसी तरह चालू हो जाएगी। तो दोस्तों हमें ये इसलिए पता होना चाहिए कि जब इन क्वेश्चनों को करेंगे तो इन सबको बहुत जरूरी है कि क्रमागत मतलब कि कंटिन्यू। जैसे कि मैं बोला कि 3 क्रमागत सम संख्या कौन सी है, तो मैं बता सकता हूँ 2 4 6। पूछा स्टार्टिंग से 3 क्रमागत सम संख्या 2 4 6, क्रमागत 2 विषम संख्या इस स्टार्टिंग से कौन सी होती है, तो 1 3 ऐसा करके। प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब चलो इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो उसके बीच वाली संख्या ज्ञात करो। हमें नहीं पता, प्राकृत संख्याएं तो बहुत सारी है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है। हमें पता कैसे पता चलेगा कि कौन सी 3 प्राकृत संख्याओं का योग 87? उसके लिए एक ट्रिक है। कितनी बोला है 3, तो हम ये 87 को 3 से भाग दे देंगे। दोस्तों ध्यान दो, 87 को हम 3 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ गया, 29 आ गया। 3 से 87 को भाग दिया, 29 आ गया। और इसी 29 के सामने कौन सी हो जाएगी 28, और इसी 29 के बाद क्या हो जाएगी 30। तो 3 क्रमागत संख्याएं हमें मिल गई, 3 क्रमागत संख्याएं हमें मिल गई 28 29 30, जिनका योग 87 होना चाहिए। तो देख लो 8 और 9 17, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 87 हो रहा है। तो कितने आसान तरीके से हमने क्या किए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को योग 87 बोला, बीच वाली संख्या क्या होगी, हमने 3 से पहले 87 को भाग दिया, 29 आया, 29 के पहले 29 के बाद, क्योंकि जो इससे भाग देते हैं वो बीच वाली संख्या निकलती। दोस्तों बीच वाली पूछा तो ये आपका आंसर 29। छोटी संख्या पूछता, इन 3 क्रमागत में छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप 28 लगाते। बड़ी पूछता तो 30 लगाते। तो जब भी पूछा योग दिया हो, कौन सी संख्या ज्ञात करना है, छोटी बड़ी या बीच की पूछा, छोटी बड़ी या बीच की पूछा, आप इससे डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन यदि मैं इसको बेसिक तरीके से बताऊं, क्या ये सही है, ट्रिक तो ठीक है, लेकिन एक बेसिक भी देख लो। क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है तो मैंने मान लिया पहली x, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या मान लिया, x+1 x+2 का योग कितना है 87। ठीक है दोस्तों, कितने x है, 3 x है, 2 और 1 3, 87। 3x, 3 को इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 84। x से भाग, ये 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 3 8 24, x का मान कितना आ गया 28। तो सबसे छोट x का मान 28 आ गया, यानी ये 28।
x+1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 28 रखूंगा तो 29 और x+2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 30। तो दोस्तों बेसिक से भी करोगे तो 28, 29, 30, लेकिन थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है शॉर्ट ट्रिक। तो इसी बेस पे शॉर्ट ट्रिक की बेस से हम आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्या चाहिए, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिया है उसको 20 से डिवाइड किया, 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे। देखो 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 पंचे 20, 5 बार गया। तो मुझे पहले ये बताओ क्या 5 सम संख्या है, नहीं, मतलब ये बीच में आई है तो इसके इधर क्या हो जाएगा 4 और 6। ठीक है दोस्तों, 5 बीच में है, 4 और 6 तो सम संख्या है। 4 बोला तो इधर भी आ जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये आ गई आपके सामने 4 क्रमागत सम संख्या है, 2, 4, 6, 8। देख लो इनका योग 20 हो रहा है कि नहीं। तो 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20 हो रहा है। तो कैसे निकाले हमने, बहुत ही आसान तरीके से। इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 आया। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन बात कर रहा है सम संख्या की, हमें सम संख्या देखना है। तो 5 के पहले और 5 के बाद 2 सम संख्या देख ली। पूछा कितनी, 4 पूछा है, 4 के पहले 1 और 6 के बाद 1, इस तरह ही आ गई। आप बोला क्या है आंसर निकालने, बड़ी संख्या, तो 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8 आपका आंसर। और छोटी बोलता तो 2। ठीक है दोस्तों, आगे चलो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। हमें नहीं पता कितनी, कौन सी 3 क्रमागत संख्या है जिसका योगफल 15 है। तो हमें वही तरीका अपनाना है, जहां भी योगफल बोला और संख्या दिया है 15/3, 3 से भाग दे देंगे 5 बार चले जाएगा। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, पहले तो हमें 3 क्रमागत संख्या चाहिए। तो मैंने बताया था 5 के पहले 4 और 5 के पहले बाद 6। यहाँ सम विषम का नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं बोला है। यहाँ सम विषम में नहीं जाना है कि 4 और 6 है तो ये सम संख्या और एक विषम संख्या ले रहा हूं, नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ क्रमागत संख्या बोला है। तो इनको गुणा कर लो, 4 गुणित 5 गुणित 6, 6 पंचे 30 गुणित 4 यानी 120। ये आपका आंसर। आपको चेक करना है कि ये संख्या सही है। तो 6 और 4 10 और 5 15, योगफल 15। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो ये संख्याएं क्या है, इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर आप उनका निकालोगे कि प्राकृत संख्या लोगे x, फिर दूसरे लोगे x+1, उन दोनों को स्क्वायर करोगे, 61 के बराबर करोगे, फिर एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको धराचार्य सूत्र से बनाओ या गुणनखंड से बनाओ, काफी लंबा पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में ऑप्शन दे रहेंगे, आपको ऑप्शन चेक करना है। क्या बोला है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। आप करते चलिए, पहला कितना होगा इसका, 4 × 16 5 × 25, कितना आ रहा है 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 4 41। क्या इसके वर्गों का योग कैसे कर रहा हूं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, कितना आ रहा है 41। क्या वर्गों का योग 61 हो रहा है, नहीं, ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं। दूसरा आ जाओ, 5 और 6, इसके वर्गों का योग 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25 और 6 का 36, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 61। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 5 तथा 6 वर्गों का योग 61। अब दोस्तों देखो यहाँ एक और ऑप्शन दिया है -6 और -5। यदि मैं -6 का भी वर्ग करूँ ना, -6 का भी वर्ग करूँ तो 36 होता है, और -5 का भी वर्ग करूँ तो 25 होता है, और इन दोनों का योग भी 61 होता है। तो फिर ये ऑप्शन क्यों नहीं है। तो दोस्तों क्या बोला है, प्राकृत संख्या है, और मैंने पार्ट 1 में बताया था कि प्राकृत संख्या जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो कभी प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कौन सा आएगा, 5 तथा 6 जिनका योग वर्गों का योग 61 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। क्या है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बनाना है तो पहले हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाला फार्मूला यूज करेंगे, फिर उनके वर्ग निकालेंगे, फिर उनका योग देखेंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगी, फिर उनको कैलकुलेशन करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। ऑप्शन दिए रहेंगे, अब ऑप्शन से बनाना, नहीं तो एक बेसिक चीज देखो, भागफल तथा शेषफल, और यहाँ भी क्या कर रहा है, वर्गों का योग, मतलब किसके वर्ग, भागफल और शेषफल के वर्गों का योग। तो देखो इनका योग कितना आ रहा है 8, मतलब ऐसी कोई 2 संख्या मैंने ले लिया 5 और 3, सपोज मैंने माना 5 और 3 कितना हो रहा है 8,
तो मुझे ये चेक करना है क्या इनके वर्गों का योग 34 होगा। तो चलो चेक करते हैं। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9, कितना आ गया 34। तो दोस्तों ये कितना, ये क्या हो गया इसका, तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो गया इसका 34, मतलब संख्या कौन सी हो जाएगी 5 और 3 भाग देने, भागफल और शेषफल, ये आ गया 5 और 3। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तो किसी संख्या को जैसे 4 से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल हमने क्या निकाली है 5 निकाली और 3 निकाली। तो दोस्तों क्या कर दिए, 5 क्या आ गया भागफल आ गया और शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। कैसे निकाले, मैंने बताया अभी कि 5 और 3 को जोड़ा 8 आ रहा है और इनका स्क्वायर जोड़ा 34 आ रहा है। तो मैंने भागफल और शेषफल निकाल लिया। 4 से भाग दे रहे मतलब ये 4 क्या है भाजक है, 4 से भाग देना मतलब भाजक है। तो मैं सूत्र लगा दूंगा ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बस आपका आंसर क्या है, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 3, 23। ये आपका आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 23। कैसे किए, पहले हमें सबसे पहले चेक करना है भागफल और शेषफल का योग कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, इनके वर्गों का योग 34 आना चाहिए। मैंने ऐसी कोई दो संख्या मान लिया 5 और 3, ऑप्शन में दिए रहेंगे, ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, या फिर दो संख्या मान लो उनके वर्गों का योग 34 कर लोगे, उसके बाद भाज्य बराबर भाजक भागफल के शेषफल में फॉर्मूला लोगे और ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या पूछा है, स्थानीय मान और जाति मान निकालने बोला है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है। तो दोस्तों देखो, मान लो कोई संख्या है मेरे पास, ऐसी कोई संख्या है और इसमें पूछा 3 का, जो 3 है 3 का स्थानीय मान निकालने और 3 का ही जाति मान निकालने। यदि पूछता है तो स्थानीय मान क्या होता है, जब भी किसी संख्या का, जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान बोला तो 3 ले लो, ठीक है, मैं किसी बात कर रहा हूँ स्थानीय मान की बात कर रहा हूँ, 3 ले लो, 3 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। तो ये हो जाएगा, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3000। यदि 4 का बोला, 4 का स्थानीय मान बोला तो 4, उसके आगे कितनी संख्या है 2, तो ये 2 जीरो, ये हो गया स्थानीय मान। इसको क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। प्लेस वैल्यू का मतलब कि जहां वो स्थान है, जहां वो स्थान है उसके आगे से उसको जीरो लगा देना है, तो स्थानीय मान हो गया। जैसे मान लो अगर 7 पूछा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा होता है जाति मान। अब क्या होता है एक दूसरा जाति मान। जाति मान मतलब उसका इसमें भी स्थानीय रहता है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं रहता। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इसी संख्या में 3 का जाति मान क्या होगा, 3 का जाति मान, तो जो 3 है वही उसका आंसर हो जाएगा। इस संख्या में 3 का जाति मान 3 ही रहेगा, 4 का जाति मान 4 ही रहेगा, 6 का जाति मान 6 ही रहेगा, 7 का जाति मान 7 ही रहेगा। यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ 4 है तो 400 हो जाएगा, 7 है तो 7, 6 है तो 60 हो जाएगा, नहीं, यहाँ जो संख्या जिस स्थान पे है वही उसका जाति मान हो जाएगा। और स्थानीय मान में यदि 4 है और उसके बाद जितनी भी संख्या बचती है उसके आगे जीरो, 5 पूछता है तो 5 के आगे जितनी भी संख्या है उतने जीरो। ठीक है दोस्तों, चलो अब उसके बाद चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं जाति मान और स्थानीय मान से वो किस टाइप के आते हैं। दिया है 5 9 7 5 2 3 में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान में कितना अंतर है। तो पहले हमें 7 का स्थानीय मान देख लो। 7 कहाँ रखा है, ये 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 लिख दिया, उसके आगे कितनी संख्या 3 संख्या है 1 2 3 0। ठीक है, अब इसी के बाद बोला है 7 का जाति मान। तो 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, मैंने जो बताया था जाति मान में जो संख्या है वही उसका मान हो जाता है, तो इसका जाति मान 7 हो जाएगा। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो इसको बस घटा दो। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9 और यहाँ बच गया 6। तो ये आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और एग्जामों में अधिकतर आते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या है और जाति मान क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी टाइप का है। दिया है 6 4 7 3 7 1 3 5 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो पहली संख्या में 7 का स्थानीय मान देखो क्या आएगा, 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7 लिख दिया,
7 के आगे कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 जीरो। स्थानीय मान में याद रखना कि जो भी संख्या उसके बाद जो भी संख्या रहेगी उनके जीरो लगा दिया। फिर देखो क्या पूछा है, 3 का स्थानीय मान कितने हो जाएंगे, 3, कितनी संख्या उसके बाद एक ही है, और दोनों को घटा दो, क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर पूछा, योग पूछा तो जोड़ने का है। 10 में से 3 गया 7 या 9, और ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके सामने रहे जातिमान स्थानीय मान के क्वेश्चन, और ये पार्ट 2 आज हम यहीं तक ही रखते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक देखे, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन देखे जो एग्जामों में बहुत आते हैं, और नंबर सिस्टम में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे, जैसे शेषफल प्रमेय क्या होती है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट क्या ज्ञात करना है, कोई भी संख्या दी गई हो उसके ऊपर पावर लगे हो और पूछा उनका यूनिट डिजिट क्या होता है। तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन और शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन हम पार्ट 3 इसका जब बनाएंगे नंबर सिस्टम का, उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।